आज देश महात्मा गांधी और देश के सादगी के प्रतीक प्रधानमंत्री जब लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है, ऐसे मौके पर हमारे साथ हैं श्रीदत्त मिश्र जी, जो गांधी के विचारक हैं। मैं गांधीवादी गांधी ने कहा है कि मेरा कोई वाद नहीं है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो पहले की जा चुकी है। तो मैं गांधी पर विचारक हैं श्रीदत्त मिश्रा जी। तो मिश्रा जी की तरफ हम रुख करेंगे और मिश्रा जी से पूछेंगे कि गांधी ने अपने दौर में युवाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है, ऐसा क्यों? जी मिश्रा जी बताइए। जी, गांधी जी जब देश में आए थे 1915 में जी दक्षिण अफ्रीका से, उस समय उनके पास दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह का अनुभव था, सामाजिक कार्य का लंबा अनुभव था। इस सामाजिक कार्य में राजनीतिक कार्य किस तरह से करना है, इसका उन्हें वहां जो जिसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान मिल गया था और वो तरीका समझते थे। दूसरी जो चीज थी, उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को बहुत गहरे अर्थों में समझा था, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल उसके नग्न स्वरूप को। 1909 में उन्होंने जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, उसमें गांधी जी ने पश्चिमी न केवल पश्चिमी सभ्यता को बल्कि भारत उसके बरक्स जो भारतीय सभ्यता के मूल है उसको लोगों के सामने रखा। ये बात एक ऐसी थी जो लोगों के मन में तो थी, लेकिन वो कह नहीं पा रहे थे इससे। ये बात पूछी है सुशीला नैयर ने गांधी जी से 1940 के दशक में। ये डॉक्टर थी, गांधी जी के साथ थी, प्यारेलाल जी की बहन है ये, गांधी जी के जो सेक्रेटरी रहे महादेव भाई के बाद। वो पूछती है कि बापू आपने ऐसा क्या किया, कांग्रेस तो 1885 से काम कर रही है, आप तो 1915 में देश में आए थे, आपने ऐसी, उसके जो शब्द यूज किया है वो ये है कि आपने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई, 16 में आपका पहला भाषण है और 1920 में आते आते आप जो है देश में न केवल आम आदमी बल्कि महिलाएं तक सड़क पे आ गई, तो आपने ऐसा क्या किया है? गांधी जी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जो बात लोगों के मन में थी उसको मंच पर खड़े होकर जोर जोर से कहना शुरू किया। गांधी जी जो उस समय बात कह रहे हैं और जो बाद में कह रहे हैं, और जो उसका उनका जो देश को बनाने का, देश को दिशा देने का जो काम है, वो ये है कि हमें अपनी शक्ति पर, अपने देश के संसाधनों पर, अपने ज्ञान और मेधा पर देश को खड़ा करना है। लेकिन आजादी के बाद का जो युवा है, उस युवा को हम जब देखते हैं तो हमें ये लगता है जैसे गांधी जी को तो वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन जैसा मानता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो भी वो पढ़ाई पढ़ता है स्कूल कॉलेज में, जो भी शिक्षा दी जाती है, दो चीजें उसके दिमाग में बहुत गहनता से बैठाई जाती हैं। एक तरीके से ये डिजाइन्ड है, ये शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से फ्रॉम मैकाले ऑनवर्ड्स, मैकाले के समय से ये डिजाइन्ड है कि वो जो पढ़ लिख लेता है उसको भारतीय सभ्यता, भारतीय के जो भारतीयता के जो मूल हैं, जो मूल्य हैं, उससे वो एक तरीके से घृणा करने लगता है। उसमें वो देखने लगता है कि इसमें तो सब अंधविश्वास भरा है, इसमें तो सारा कुछ जो है पीछे ले जाने वाला है, लालटेन युग और बैलगाड़ी युग में ले जाने वाला है। और उसको जो बताया जाता है जिससे कि ये पश्चिमी सभ्यता से चमत्कृत लोग एक तरफ से हतप्रभ हैं, उससे, अभी से नहीं पहले से, वो लोगों का जो वर्ग है वो उसको जादू जैसा दिखता है कि ऐसा हो जाए तो सब जादू की तरह हो जाएगा। युवा तो शक्ति से भरा होता है, ऊर्जा से भरा होता है। गांधी जी की जो छवि पेश की गई वो आप कहीं भी देख लीजिए, हर शहर के बड़े चौराहों पर उनकी कमर झुकी होगी, हाथ में छोटी सी लाठी होगी, शरीर पर कपड़े नहीं होंगे, चश्मा होगा, मुंह पोपला होगा,
और रीढ़ की हड्डी से लेकर और रिब्स तक, उनकी पसलियां तक दिखाई दे रही होंगी। और जितनी वो शिक्षा लेता है उसमें गांधी जी का कहीं नाम नहीं आएगा, और जहां नाम आएगा वहां ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये जरूर लिखा होगा। इसके वास्तविक अर्थ नहीं लगे लिखे होंगे। अब ब्रह्मचर्य को एकदम संकुचित अर्थ में बताया जाएगा, अहिंसा को एकदम संकुचित अर्थ में पढ़ाया गया, बताया गया है ही नहीं। खैर किताबों में तो कुछ, आप चाहे तो एनसीईआरटी की बुक्स देख लीजिए, और फिर वो उसी की नकल करके सब किताबें बनी है, और ये किताबें भी प्रोफेसर से लिखाई गई हैं, आप लिस्ट देख लीजिए। और वो लोग कौन से प्रोफेसर हैं ये देख लीजिए, आपको एक विचारधारा पूरी की पूरी लगातार चलती हुई दिखाई देती है। अब ये शिक्षा पाने वाला अपने गांव से घृणा करता है, अपने देश से घृणा करता है, और अगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो उनको वो अपमानित करने वाली भाषा बोलना सीख जाता है। तो इसको गांधी जी कैसे पसंद आएंगे? वो तो दुबले पतले, निहाय से अपहाय से दिखते हैं, और सत्य कहीं दिखाई नहीं देता। सत्य का अर्थ हमने केवल इतना मान लिया है, जो स्कूलों में मॉरल एजुकेशन के नाम पे पढ़ाते हैं, उसमें केवल इतना है कि सच बोलना चाहिए, ये मॉरल वैल्यू है। अब सत्य का अर्थ हमने केवल इतना माना है कि बोलना चाहिए, अब व्यवहार में वो दिखता नहीं। तो कहते भाई ये सिद्धांत की बात है, जिसको भगवान की पूजा करनी हो, ब्रह्म को पाना हो, वो तो सत्य का पालन करे, दुनिया में तो सत्य कहीं चलता नहीं है। और झूठ बोलने को, सफाई से झूठ बोलने को पॉजिटिव वर्ड दिया गया, ये बड़ा टैक्टफुल है, इज टैक्टफुल। अब ये जो विचार मन में भर गया, ये जो वैल्यूज आ गई, जो लक्ष्य तय हो गया, वो ये है। आज हमारे आईआईटीज के लोग हों, आईआईएम्स के लोग हों, जो क्रीम कहे जाते हैं, उनका तो देश में मन ही नहीं लगता। वो तो विदेश जाने के सपने पैदा होने से पहले देखने लगते हैं उनके माँ बाप कि अपना बच्चा लड़का होगा तो ये आईआईटी से इंजीनियर करेगा, अगर बेटी होगी तो वो एमबीबीएस करेगी। अब तो बेटे बेटी में कोई खास फर्क नहीं समझा जाता, तो दोनों के लिए वो लक्ष्य हो जाते हैं। अब ये जो शिक्षा पा रहे हैं, इस तरह की अपब्रिंगिंग पा रहे हैं, और जो क्रीम हमारे यहाँ की है, वो जो पैसे में, नॉलेज में, वो जो आज आधुनिक शिक्षा के, उनके मन में पश्चिम जो है वो भरा हुआ है। और ये बात जो भरी है, ये गांधी जी से उनको उतनी ही दूर ले जाती है जितना कि दिन और रात का फर्क है। वो गांधी जी पर हमारे यहां आप देखिए, दुनिया भर में, हमारे देश में तो बहुतायत से आपको मार्क्स की लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के अंदर आपको मार्क्स पे लिखी हुई सब, हर सब्जेक्ट पे, मतलब आपको बड़ी बड़ी अलमारियां मिलेंगी जो भरी होंगी किताबों की। आज भी रिसर्च कर रहे होंगे, मतलब जेएनयू से लगा के, और केरल में जो डिग्री कॉलेज होगा वहां भी। अब अर्थशास्त्र का विषय हो, समाज शास्त्र का विषय हो, मनोविज्ञान हो, कुछ भी हो, या तो राइटिस्ट की परिभाषा दी है उस पर रिसर्च हो रही है, या लेफ्टिस्ट की। आईआईटी आईआईएम में रिसर्च के पेपर जो है, जो क्या बनना है उसके सब्जेक्ट, अमेरिका और यूरोप से आते हैं, आजकल ज्यादा अमेरिका से। तो हम क्या अपेक्षा करें? हम गांधी जी के बारे में तो कोई एबीसीडी भी नहीं जानता। अब गांधी जी में कितनी हिम्मत रही होगी, कितना दम रहा होगा कि जब देश गिरा हुआ है, पिटा हुआ है, लुटा हुआ है, अशिक्षित है, सब कुछ है, फिर भी वो आदमी ने केवल 5 साल के अंदर देश के आम नागरिक को उठा के खड़ा कर दिया। मतलब उनको है कि हम हरा देंगे अंग्रेजों को, हरा दिया। 1925 से तो मैं दावे से कह सकता हूं, 1925 से लेकर 1935 तक इस देश के राजा तो गांधी जी हैं। ये नहीं है अंग्रेज, ये तो नाम के हैं। जैसे 1918 में त्रावणकोर में घूमते हुए किसान से वो पूछते हैं, तुम्हारा राजा कौन है, पता है? वो कहता है देशी रियासत है त्रावणकोर, अंग्रेजों का राज नहीं। वो कहता राजा कोई होगा, लेकिन असली राजा तो ऊपर की ओर उंगली उठाता है, कहता है वो है असली राजा, तो वो। यही गांधी जी 1917 में आश्रम में बैठे हैं और एक शाम की मीटिंग में कुछ लोगों को संबोधित कर रहे हैं प्रार्थना के बाद, कहते हैं
तिलक महाराज और मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये देश के बड़े सम्मानीय नेता हैं, लेकिन उन्होंने भारत की आत्मा को पहचाना नहीं है। इनके अंदर भी ये विश्वास है कि भारत का भला तभी होगा जब यह पश्चिम के रास्ते चला जाएगा, उससे पहले भारत की दशा सुधरने वाली नहीं है। ये सड़न कितनी गहरी है कि जो भारतीयता के मूल्यों को प्रदर्शित करने वाले नेता हैं वो तक इससे हतप्रभ है उस समय, और गांधी जी इससे निकालते हैं उस देश को। ये जो महिलाएं जिन पर इतना हमारे ऊपर तोहमत लगते हैं, ये सामाजिक कार्यों में भाग ही नहीं ले रही हैं, केवल सड़क पे धरना ही नहीं दे रही हैं, केवल लाठी नहीं खा रही हैं, बल्कि ये शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करने की भी हिम्मत है। महिलाओं को तो लाए ना राजनीति में वो, अब उसके बाद उन महिलाओं ने क्या किया ये उनके ऊपर था। ये तो गांधी जी सबका काम नहीं तय कर सकते थे। तो ये जो पिक्चर है गांधी जी की दम वाली, जब एक बार किसी ने कहा, मिस लेड जो ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी, गांधी जी की शिष्या थी, हम लोग ज्यादा उनको मीरा बहन के नाम से जानते हैं, वो यहां से चली गई थी बाद में। ऑस्ट्रिया में आखिरी दिनों में किसी ने उनको कहा कि विनोबा जी को भारत में गांधी जी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, तो वो एक तरह से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा गांधी जी तो आग का गोला थे, विनोबा जी तो बर्फ की तरह ठंडे, ये उत्तराधिकारी कैसे? ये जो समझने की बात है गांधी जी के, जो आदमी दक्षिण अफ्रीका में एक विदेशी होते हुए उन अंग्रेजों से लड़ रहा है जिन्होंने देशी लोगों को वहां के तो खत्म ही कर डाला है। ये कौम बहुत बड़ी है। जब वो साउथ अफ्रीका में लिखते हैं कि ये राक्षस है, तो उसमें हिंद स्वराज में ये राक्षसी शैतानी सभ्यता है। तो ये जो पिक्चर है गांधी जी की, जब वो कहते का ये पूछते हैं इनसे, जेल में है 32 में महादेव भाई और सरदार पटेल, कि बापू ये कांग्रेस से आप बार बार इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस वाले फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। बोले इसलिए नहीं कि वो उन्हें मेरी बात पसंद आती है या और कुछ है, वो इसलिए कि मैं एक लड़वैया हूं। जो आदमी ये कहने की ताकत रखता है कि मैं अनार्किस्ट हूं, हाँ मैं हूं, आप उस ताकत का अंदाजा कीजिए। चंपारण में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए हैं और वो उनसे पूछता है आर यू गिल्टी? बोले यस आई एम गिल्टी, हाँ मैं दोषी हूं, और फिर रुकते हैं 30 सेकंड के लिए, फिर कहते हैं बट अकॉर्डिंग टू योर लॉ, और अपने को अलग कर लेते हैं उस पूरे सिस्टम से, उस पूरे उनके जंजाल से, और फिर जवाब देते हैं कि मैं क्यों नहीं हूं। गांधी जी का ये जो स्वरूप, लड़वैया वाला जो स्वरूप है, देश जब निराशा के गर्त में डूबा था 1930 में, तब खड़ा किया, 42 में किया, जादू जैसा असर हुआ है। उस समय के अंग्रेजों के दस्तावेज देखिए तो उनकी घबराहट दिखती है 1916 से। 1916 में बनारस में पहला भाषण दिया है। उनके विचारक मरे, वो कहता है, उनको समझाता है कि बी अवेयर ऑफ दिस मैन, ऐसे आदमी से सचेत रहिए, ही इज वेरी डेंजरस एनिमी। क्यों? क्योंकि इसे पैसे की परवाह नहीं है, इसे पद और तरक्की की परवाह नहीं है, ये कुछ नहीं चाहता। इसके शरीर को आप कैद कर सकते हैं, इसकी आत्मा को नहीं। इससे आप जो है होशियार रहिए, इज वेरी डेंजरस एनिमी। और गांधी जी को समझ में आता है, गांधी जी ये अंग्रेजों को समझ में आता है गांधी जी क्या कर रहे हैं, और गांधी जी को साफ समझ में आता है अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है। और दुख ये है कि उनके लाख समझाने के बाद भी हमारे जो बाकी के नेता हैं उनको ये नहीं समझ में आता।
आखिर तक नहीं समझे। आज नेहरू को माना जाता है कि अपने देश में प्रचारित ही ऐसा किया गया है कि गांधी जी के तो वो उत्तराधिकारी थे। मतलब इससे हास्यास्पद क्या बात होगी। 1928-29 के उनके पत्र व्यवहार अगर आप देखें, दोनों अलग पोल पे खड़े हैं। गांधी जी कहते हैं ठीक है, हमारे बीच में बहुत अंतर है विचारों में, हमें इसे आप अपने विचार लिख के भेज दीजिए, मैं एक छोटी टिप्पणी के साथ इसको अपने पत्र में प्रकाशित कर देता हूं हरिजन यंग इंडिया में। नेहरू की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, युवाओं को जो उनके अंदर जो ऊर्जा है, उनमें जो शक्ति है, उसके जो गांधी जी का स्वरूप है उसके परिचय ही नहीं है। आप सत्याग्रह के विज्ञान को समझाते ही नहीं हैं। और जो जिस तरह का आज गांधी जी के नाम पर धरना प्रदर्शन होता है, गांधी जी अगर कहीं से देख रहे होंगे तो रोते होंगे। कि गांधी जी से प्रेरणा लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में तो बड़े आंदोलन कुछ कुछ सत्याग्रह से मिलते हुए थे, लेकिन अपने देश में जो सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन होता है उसके पीछे तो हिंसा के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर ये चित्र लोगों के सामने आएगा तो उसका जो निकलेगा उसका युवाओं पे असर पड़ेगा। हमने तो गांधी जी की सोशियोलॉजी पर, गांधी जी के इकोनॉमिक्स पर, गांधी जी की मैथोलॉजी जो कैसे कैसे वो देखते हैं, गांधी जी हिस्ट्री को कैसे देखते हैं, कोई व्यू नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल ही नहीं है। सो कॉल्ड प्रोफेसर, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट गांधी जी। आई कैन चैलेंज। मैं तो देख रहा था, मतलब कक्षा 6 से 12 तक की किताबें देख गया एनसीईआरटी की, देयर वाज नथिंग। आप यूरोप के बारे में पढ़ लीजिए हिस्ट्री में, हाँ, और क्रिटिकल एनालिसिस तो कहीं नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य, युवाओं के सामने जो सपना बुना गया है, जो चित्र प्रदर्शित किया जाता है किताबों में, और जो गांधी जी की छवि बनी है, वो प्रभाष जोशी थे, बड़े पत्रकार थे देश के। एक जगह मैंने पढ़ा उनको, वो लिखते हैं कि गांधी जी ने जो रास्ता बताया उस पे तो हम चल नहीं पाए कभी, पर जिन रास्तों पर हम चलते थे हर शहर में उनका नाम महात्मा गांधी मार्ग रख दिया। ये जो हुआ है 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, अगर सरकार छुट्टी ना करे, अगर सरकारी कार्यालयों में ये मनाया ना जाए, मेरा दावा है कोई याद नहीं करेगा मित्रों। हाँ, ये अलग बात है कि जनमानस से आप उनको नहीं निकाल पाए हैं, अभी भी वो निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो उस सभ्यता के रचे बसे हुए हैं। आप देख लीजिए, जब बच्चा पढ़ता है, थोड़ा यंग होता है, कॉलेज में जाता है या यूनिवर्सिटी में शुरू में बीए एमए में जाता है, तो उसकी विचारधारा लेफ्टिस्ट होती है। नौकरी पा जाए, शादी हो जाए, तो वो प्योर राइटिस्ट हो जाता है, एकदम पूंजीवादी। हाँ, बस पैसा बटोरो। और जब उम्र ढलती है रिटायरमेंट के करीब, तो वो गांधीवादी हो जाता है कि अब तो रिटायर्ड हैं, अब समझ में आया कि क्या फायदा उसका। सेल्फ स्टडी हमारे देश में है ही नहीं। क्रीम ऑफ द सोसाइटी, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो सक्षम क्लास है, जो पढ़ा लिखा समाज है, उसकी 15 से 35 साल की बढ़िया आयु, जो देश के कंट्रीब्यूशन में कुछ कर सकती है, वो तो नौकरी ढूंढने में जाती है। पूरा समय मेहनत, जी तोड़ मेहनत, हाड़ तोड़ मेहनत, पैसा खर्च करना मां बाप की जैसे घर मकान बेच के करते हैं, और अगर नौकरी उस बच्चे को नहीं मिली तो लगता है जैसे लाइफ खत्म। बहुत सारे उसमें आत्महत्या करते हैं। छोटी नौकरी करने लायक वो अपने को समझते नहीं।
बड़े वो हो नहीं पाते, क्योंकि तो हेय देखा जाता है, हाथ से काम करने को तो हेय माना जाता है ना। कैसे करें, अपना काम करने में हीनता लगती है, नौकर चाहिए। अब तो जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्हें अपने घर के बर्तन साफ करने के लिए महिलाएं जरूरी है, मस्ट है। कौन साफ करे, वो तो मदद के लिए चाहिए। मतलब हमारी दशा कुछ अजीब सी है। हम यूरोप में जो हो रहा है उसको देख के भी नहीं समझे। हम में से कौन जाता है इस साइंस वालों से पूछने कि जो आपने बताया वो करेक्ट है क्या। मेडिसिनियल जितनी मेडिकल साइंस है उसमें तो रोज चैलेंजेस होते हैं। आज दवा चल रही है, 5-10 साल बाद ये बेकार हो जाती है, अब नई रिसर्च हो गई, नई दवा लीजिए, वो और महंगी होगी। आपने जांच की, हम तो कुछ नहीं पूछते। डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, मैंने कभी पूछा उससे भैया इसमें क्या है। दवा चलती है हार्ट की, आपको दूसरी बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की दवा चलती है, आप किडनी खराब हो जाती है। ये डॉक्टर आपको कभी नहीं बताता कि इसका जो यूज है वो ये है, तो ये प्रभाव इसका पड़ जाएगा भैया, आप देख लो। नो, कोई नहीं बताता। बाद में कहेगा जब हो जाएगा, ये तो होता ही है। क्यों? इसकी कमियां बाद में बताएंगे, हो जाती है तब जब कोई कहते हैं रिवर्स का रास्ता नहीं है, डायबिटीज का कोई रास्ता नहीं है। अब इसको मैं क्या कहूं, हमारा साइंस पे अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। आप अभी तक दुनिया को नहीं समझ पाए हैं, फिजिक्स तो अटक गई है जाके कि आखिर लाइट है कि मैटर है, यही नहीं पता। और अगर लाइट मैटर में कन्वर्ट होती है तो क्यों होती है, कोई साइंटिस्ट सवाल नहीं पूछ रहा। वो कुछ कर लेंगे, उनसे कुछ नॉलेज मिल जाएगी तो हम भी ले लेंगे, वारी वो आपकी समस्याएं क्यों हल करेंगे, क्यों। ये देश, हमारे युवा जो सपना दिया गया, जिस सपने को लेके चल रहे हैं, वो सपना रियल नहीं है। ये माया कहा गया हमारे यहां इसको। गांधी जी कहते हैं हम ब्रह्म जाल में हैं। ये नेहरू जैसे लोग आजादी के समय 5 लाख से ऊपर ही होंगे जो ये बहुत शिद्दत से मानते थे कि देश वेस्ट के रास्ते ही सुधरेगा। आज तक तो मुझे दिखा नहीं कुछ, काम तो सब वही हुए। वो महालानोबिस से शुरू कर लीजिए, वहां से लेकर अभी तक हमारे देश में जो अमीर और गरीब की खाई है वो तो बढ़ी ही है ना, वो तो कम नहीं हुई। हमने अब पर्यावरण पे आंदोलन करते हैं, गांधी जी का वे ऑफ लाइफ नहीं समझते। हमारे बहुत सारे युवा पर्यावरण के लिए जूझ रहे हैं, लाइफ लगा रखी है। लेकिन अगर आपका वे ऑफ लाइफ नहीं बदलता, तरीका नहीं बदलता, क्योंकि उस सभ्यता में तो संसाधनों को माना गया है, एक वर्ड उनका बहुत अच्छा है, वो क्लियर किया, हम लोग समझते नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्स। उन्हें तो एक्सप्लॉयटेशन करना, यूज नहीं करना है महाराज। और जब आप ह्यूमन को रिसोर्स कह देते हैं तो उसको एक्सप्लॉइट करने का आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब कैसे कह सकते हैं अन्याय हो रहा है, तो कह नहीं सकते आप। तो मैं जो कहना चाहता हूं, गांधी जी की जो पिक्चर है, अभी कोरोना काल में लोगों ने कहा पर्यावरण सुधर गया। अच्छा हुआ क्या? हुआ तो यही ना कि ये जो आधुनिक संसाधन है ये कम हो गए, इनका इस्तेमाल गाड़ियों का, फैक्ट्रियों का, ये सब कम हो गया, तो एयर क्वालिटी सुधरी ना, और तो कुछ नहीं हुआ। पानी कम यूज हुआ, नदियां कम हुई गंदी, ये सब इसीलिए। पहाड़ों पे गंदगी कम पहुंची क्योंकि लोग ही नहीं गए। अब ये अगर हम समझें तो मौका है हमारे पास, क्योंकि अगर हमें झटका खा के ही समझना है तो इसी को मान लें, लेकिन नहीं। अब अनलॉक हुआ तो उसी ढर्रे पे चलना है अपने को। हम हाथ से काम नहीं करना चाहते। अब खेती में भी यही हुआ, इंडस्ट्री में भी यही हुआ, क्योंकि खेती अगर में से आदमी निकलेगा नहीं तो इंडस्ट्री को सस्ता लेबर नहीं मिलेगा। सस्ता लेबर तभी मिलेगा जब अनाज की कीमतें कम हो,
मतलब सब्सिस्टेंस लिविंग जो है, जिंदा रहने के लिए जो पैसा है वो तभी कम हो सकता है जब खाने का चीज सस्ता ही है, तो किसान को पैसा नहीं जाएगा। ये सब हमने तय कर रखा है। अरे कोई मुझे ये क्यों नहीं बताता कि यूरोप जिस समय दुनिया को लूटने के लिए निकला है उसके पास पूंजी थी क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां 1750 के बाद, क्या पूंजी थी उसके पास? कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके जैसी राक्षसी पना चाहिए। आप हो सकते हो तो कर लिए, जिसको कहते हैं रूथलेसनेस, वो अगर हम में होगी तो हम कर लेंगे। वो हमारे स्वभाव में नहीं है। समस्या तो ये है, हम छोटी मोटी हिंसा करते हैं, बहुत बड़ी करने में हमको डर लगता है, डर जाते हैं। अमेरिका में गए उस समय अमेरिका की जो सबसे कम आबादी एस्टिमेटेड है, वैसे तो बहुत लोग बताते हैं 14 करोड़ तक, लेकिन सबसे कम 11 करोड़ है। और यूरोप की मैक्सिमम ले लो तो 8 से 9 करोड़ के बीच में है। आज अमेरिकन पीपल कितने हैं? कोलंबस जब गया था, आज अमेरिकन पीपल है नाम के, मतलब उनकी संख्या मैं समझता हूं 50 लाख के आसपास होगी, पूरे साउथ अमेरिका और लैटिन नॉर्थ अमेरिका में मिला के। ऑस्ट्रेलिया में 1000 में, न्यूजीलैंड में एक भी नहीं। अफ्रीका का क्या हाल किया वो आप देख सकते हैं। जितने काले लोग हैं दुनिया के दूसरे देशों में सब गुलाम के रूप में बेचे गए। जानवरों की तरह बेचते थे हवाई जहाज में, पानी वाले जहाजों में ले जाके, जिसमें 1/3 रास्ते में मर जाते थे क्योंकि ऐसे ही ठूसे जाते थे जहाज में। तो ये जो नृशंसता है, ये जो रूथलेसनेस है, ये हमारे यूथ को बताई नहीं जाती। हम क्या हैं, कैसे थे, ये पिछले 200-300 साल में, 200 साल में, 250 साल में क्या हुआ है, इसका तो अंदाजा ही नहीं दिया जाता। ये तो सब लिखा हुआ है ना। अमेरिकन तो लिख सकते हैं, हमारे यहां तो पढ़ा भी नहीं सकते उसको आप। हाँ, एक विचारधारा के लोग जमे हुए हैं और वो अपना पढ़ा रहे हैं। भारतीयता के बारे में बताने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें जाना नहीं है वहां। अब गांधी जी वही चाहते थे कि भारत तभी खड़ा हो जाएगा दोबारा से अगर वो अपनी शक्ति को पहचान कर अपनी शक्ति से चलना शुरू करेगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। कहे कि नहीं, भारतीयता में कितनी ताकत है ये उन्होंने करके दिखाया, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो दम दिखाया उन्होंने। मॉरल में तो है ही है, ये तो सभी मान लेते हैं, लेकिन ये जो दम दिखाना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको वो आखिरी आदमी कहते हैं उसको ताकत मिलती है तुरंत। गांधी जी जब कहते हैं कि हमको ये जो युवा लोग हैं इनको तो आप, इनको भविष्य का चित्र दिखाना पड़ेगा ना। गांधी जी का नाम लेते ही जो गांधी जी के बारे में मतलब ए भी नहीं जानता, वो जेड पे पहुंचता है सीधे, देश का बंटवारा करा दिया। यस, पढ़ा उसने कुछ नहीं, 2-3 लाइनें वो रटी हुई हैं, वो भी प्लांटेड है। मैं आपको जैसे पूछूं कि गांधी जी ने, ये जवाब मिलता है, गांधी जी ने कहा है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो। ये किसी युवा को अगर आप कहेंगे तो मानेगा क्या? ये प्रचारित हुआ है कि गांधी जी के नाम पे, और 100 वॉल्यूम पूरे मैं देखा, मैं इससे बहुत व्यथित था और मुझे तो कहीं लिखा नहीं मिला। ये जरूर लिखा मिला है कि अगर आपसे अहिंसा नहीं हो सकती तो आप हिंसा करो, शायद। उन्होंने कहा अभी भी मैं किसी के भी पेट में बड़ा जो चाकू, ड्रैगर कहते हैं उसको अंग्रेजी में, मैं अभी भी घुसेड़ सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं उससे मेरा नुकसान होगा, इसलिए नहीं करता। ये जो गांधी जी का जो शक्ति वाला स्वरूप है, ताकत वाला जो स्वरूप है, वो मैं ऐसा मानता हूं हमारे सामने आया ही नहीं, युवाओं के सामने आया ही नहीं।
और यही कारण है कि वो गांधी जी से प्रभावित भी नहीं है। वो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। देयर लुक्स पावर, क्योंकि ये हिंसा की पावर है। लेकिन ये गांधी जी और सुभाष के संबंधों के बारे में इतना गलत प्रचारित किया गया है कि जिसका अंदाजा नहीं। मतलब वो गांधी जी को संबोधित करता है रेडियो से, सुभाष बाबू कहते हैं राष्ट्रपिता, फर्स्ट टाइम वो कहते हैं। जब वो जापान में पनडुब्बी से उतर रहे हैं और पनडुब्बी के कैप्टन से विदा लेते हैं तो कहते हैं अब गांधी के देश में मुलाकात होगी। ये नहीं कहते भारत में मिलेंगे, ये नहीं कहते मेरे देश में मिलेंगे, वो ये कहते हैं अब हम गांधी के देश में मिलेंगे। अपनी पहली ब्रिगेड का नाम गांधी ब्रिगेड रखते हैं। ये है सुभाष बाबू। और यहां क्या तमाशा हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि वो तो बहुत ही खिलाफ थे, उनसे नाराज होकर ही चले गए वो। ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बना, क्यों बनाया? जवाहरलाल जी ने तो 1938 में ही प्लानिंग कमीशन की रचना कर दी थी, जिसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बॉम्बे प्लान के नाम से हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। बस उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या थे इसको कोई नहीं पढ़ाता। बॉम्बे प्लान आखिर था क्या? इट वॉज मैसेज टू ब्रिटिशर्स, यस। और इसकी प्रतिध्वनि मिलती है राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ये जो ब्रिटिश राजदूत है उस समय, 44 की बात है ये, इनकी बातचीत हो रही है। तो वो कहता है भारत को कब आजाद करना है इसका फैसला आप करें, आप ही करेंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूं, रूजवेल्ट कह रहा है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखिए कि भारत पश्चिम की छत्र छाया से बाहर नहीं हो। इंडिया शुड नॉट कम आउट ऑफ द वेस्टर्न ऑर्बिट। दैट वाज द ब्रिटिशर्स एम, ये उनका लक्ष्य है। वो गांधी जी की बात को अच्छे से समझ रहे हैं पूरी दुनिया में कि गांधी जी चाहते क्या है, क्योंकि वो शुरुआत में ही कह देते हैं मैं अंग्रेजों से नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो इस सभ्यता से लड़ रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान कुचला गया है इस सभ्यता से और ये भारत के हित में नहीं है। भारत का हित जिस बात में है वही राष्ट्र सेवा है, वही समाज सेवा है, वही मानव सेवा है। ये भारत का हित तय कर रहे हैं वो। ऐसी ही अर्थशास्त्र चाहिए, ऐसा ही राजनीतिक शास्त्र चाहिए, भारत का अहित करने वाला नहीं। और ये हम कर रहे हैं। आपको हंसी नहीं आनी चाहिए क्या कि इतने सालों के बाद हमें साधारण सैनिकों को देने के लिए राइफल बाहर से खरीदनी पड़ती है? तमाशा क्या ये डीआरडीओ हुआ, ये फलाने हुए दिमाग, ये करते क्या है? हम डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में अपने पर निर्भर नहीं है। हमको कोई सामान नहीं देता, जो नहीं देता तो हम पगला जाते हैं, तब हम बना लेते हैं, तब हम अपने साइंटिस्ट पे भरोसा करते नहीं, करते ही नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन किसी ने नहीं दिया आपको। आप तो कह रहे थे जीएसएलवी बनाना है, अरे जीएसएलवी तो आप कह रहे थे, दुनिया जानती है इससे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बनती हैं सेम इंजन से, नहीं दिया किसी ने। जब आप अपने लोगों के सामने आए, भारतीय वैज्ञानिकों से कहा, उन्होंने बना दिया ना, सुपर कंप्यूटर बनाया ना हमने, किसी ने तो नहीं दिया हमको, क्योंकि आप कह रहे थे, राजीव गांधी साहब कह रहे थे कि हमें साहब मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करनी है। दुनिया जानती है डिफेंस के यूज में होता है, आप किसको मूर्ख बनाना चाहते? सुपर कंप्यूटर का यूज डिफेंस में है। और देखो सुपर कंप्यूटर का क्यों, ये जो टेलीविजन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जिसको हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी करके पढ़ाया जाता है, करके बताया जाता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो तो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी यही तो कह रहे हैं कि अगर भारत का कपास यूरोप जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, वहां से कपड़ा बन के हम खरीदेंगे तो भारत का तो सत्यानाश होने ही वाला है।
हमारे यहां से जितने खनिज हैं, मतलब भगवान की ऐसी दया है इस धरती पर, भारत देश पर, हर तरह की जलवायु, हर तरह की मिट्टी, हर तरह की खेती, मतलब जितना बड़ा हमारा जो मैदानी इलाका है खेती का, गंगा यमुना का दोआब, विश्व में बेस्ट फर्टाइल लैंड। आज बेस्ट फर्टाइल लैंड का क्या हुआ? पंजाब और हरियाणा की जमीन में नमक बढ़ रहा है, जमीन बंजर हो रही है, क्योंकि हम रासायनिक खादें इतनी झोंक रहे हैं। और ये आया किसके नाम पे? ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के नाम पर। द सेम आर्गुमेंट इज देयर कि अब हमें ऑर्गेनिक खेती पे जाना चाहिए। मैं तो पूछता हूं इन महान वैज्ञानिकों से, कृषि वैज्ञानिकों से, गवर्नमेंट के अधिकारियों से, क्यों भाई 50 साल पहले हमारे यहां कौन सी खेती होती थी? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? उनको तो आप सबने, किसानों को और सबको मूर्ख साबित कर दिया। जानवरों के लिए तो कानून आपने बनाया ना कि ये बोझ है, क्योंकि आपको काट के उनका मांस बेचना था। पशुपालन विभाग बना ही इसीलिए। गधे की तरह बात कर रहे हैं, कोई समझ नहीं रहा है। तो गांधी जी तो इस जाल से निकाल रहे थे। अगर ये चित्र आप रखेंगे, हमारे यहां गांधी पे कुछ काम होगा, रिसर्च होगी, शिक्षा में जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, मेरा दावा है, भारत का एक एक युवा गांधी के पीछे खड़ा होगा। गांधी का जो अधूरा काम छूट गया 1940 के बाद, उसे पूरा करेगा। और ये दावा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि पहले मैं भी इसी विचार का था जिसके आज के युवा। मैंने तो जब पढ़ा, मैंने तो जो लोगों से समझा, जो समझदार मिल गए कुछ मुझे, तब मुझे ये समझ में आया। और तब गांधी जी को मैंने बहुत सीरियसली पढ़ा। मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूं, ये कोई नई बातें नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए उठा के, हमारी जो युवा जिन समस्याओं से गुजर रहा है, नौकरी की समस्या मामूली नहीं है। नौकरी कैसे दे सकती है, कौन सी सरकार दे सकती है? क्योंकि आप तो पूरी इकोनॉमी में ऑटोमेशन को बढ़ावा देने पर आमादा है। एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, इवन ऑफिसेज में कंप्यूटर आने के बाद आदमियों की जरूरत नहीं है। अब तो जर्नलिस्ट रहे हैं, आज तो कंप्यूटर एक लगा लीजिए, नेट से कनेक्ट कर लीजिए, अकेला आदमी अखबार निकाल सकता है महाराज। बन जाएगा आपका पेपर, हर पन्ना बन जाएगा, रेडीमेड आते हैं, मैटर पे मैटर भड़ा चला आ रहा है, बोरो सामग्री आ रही है। इतने लोग लगते थे अखबार में कि पूछो ना। एक कैमरा दे देते हैं और गांव गांव की खबर आप बैठे घर बैठे डायरेक्ट ले लीजिए, आप अपने ऑफिस में बैठे रहिए। उनको देना कुछ नहीं है, न्यूज के हिसाब से पैसे देंगे, काय को रखेंगे जर्नलिस्ट। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जिस तरह का लक्ष्य लेके सरकार चल रही है, हमारे इकोनॉमिस्ट डिक्टेट कर रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डिक्टेट कर रहे हैं पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें तो देश में बेरोजगारी बढ़ने ही वाली है। कौन रोक लेगा इसको? और क्यों रोकेगा? अब प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। 91 से तो हम ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं, शुरू तो 80 के बाद ही हो गया था, लेकिन अब तो गति पकड़ लिए। जो कुछ किया जाता है, मुझे बड़ा हंसी आती है, जो कुछ किया जाता है वो रिफॉर्म्स के नाम पर। रिफॉर्म पॉजिटिव शब्द है, होता निगेटिव है। अब चेंज जो है, ये दिमाग में बैठा दिया गया है कि चेंज जो है वो तो नेचर का नियम है, लेकिन चेंज फॉर व्हाट? आदमी की क्या शक्ल बदल गई पिछले 100-200 साल में? उसका अंदर का सिस्टम बदल गया, उसकी सोच बदल गई, उसकी जरूरतें बदल गई। क्या बदला है? जमाना बदल गया बोलते, क्या जमाना बदला है? अभी इसी देश में वो जाति भी रहती है जिसने जब से दुनिया बनी है अभी तक बाहर देखा ही नहीं है। चले जाइए अंडमान में, मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में आप अबूझ मार गए की जातियां हैं जिनसे हमारे कोई अधिकारी आज तक नहीं मिले हैं राजस्व के। कुछ जो उनको हम कहेंगे पाषाण युग में रह रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है ना। कुछ ऐसे हैं
जो आपको 1000 साल पहले रहते दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे जो 500 साल पहले रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं। तो दिल्ली बंबई में कुछ आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो 21वीं शताब्दी के आगे की भी बात कर रहे होंगे। देश के सबके लिए तो कुछ नहीं बदला, और ज्यादातर को तो आप वही मानते हैं कि ये बोझ है, जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है जानवरों की तरह, क्योंकि ये संसाधन पर बोझ है। संसाधन सब आपके लिए, इनका कोई अनन्योन्य संबंध तो हम मानते ही नहीं है कि एक दूसरे पर ये आश्रित है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, मिट्टी, पानी, ये सभी एक दूसरे पर आश्रित है। ये पिक्चर ही नहीं रखी जाती युवाओं के सामने। ये जैसे ऐसे है जैसे ये अनलिमिटेड है। कोयला तो हमारे पास 50 साल चल जाए इतना भी नहीं है महाराज, ये तो कब से जान गए हैं। तो क्यों नहीं हम उस पर चेक करते हैं? थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो कोयला हम भेज रहे हैं। जापान जैसा देश जिसके यहां कोई मिनरल नहीं है, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है। और जो द्वीपों का देश है, आना जाना मुश्किल है। हम लोगों को जहां सारे मिनरल्स हैं, प्लेन मैदान है, पठार है, पहाड़ हैं, सारे मिनरल्स हैं, सब कुछ है, हम भिखारी बने हुए हैं। तो ये गांधी जी को नहीं समझना और वो पिक्चर नहीं रखना युवाओं के सामने, ये सबसे बड़ा कारण ये है। आज कोई मांग नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, हमें गांधी जी याद आ जाते हैं तो हम कुछ कार्यक्रम कर लेते हैं। आज के बाद इस देश के जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो कुछ बात भी नहीं करेंगे इसके बारे में, और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो आज भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें छुट्टी मिली है, उसे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, गांधी जयंती की छुट्टी हो जाती है। उनको तो दुख होगा कि 30 जनवरी पे क्यों नहीं होती, दिन तो मरे थे, होना चाहिए। उनको तो स्कूल कॉलेज के बच्चों का यही हाल है, कोई मर जाए उन्हें बड़ी खुशी होती है। घंटी बज गई, अब शोक सभा होगी 5 मिनट की, तो घर जाइए, वो तो बड़े खुश होते हैं, दुख नहीं होता। हाँ, मतलब हमने तो कहते सुना है कि कहते हैं जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये मर जाए तो 13 दिन की छुट्टी होती है। Who told you? I don't know. But all this happens. ये जो चीजें होती हैं। हाँ जी, हेलो, कुछ कह रहे हैं? हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चित्र है ये युवाओं के सामने रखा जाए तो मैं समझता हूं कि युवा जो है वो गांधी जी की ओर न केवल आकर्षित होगा बल्कि उसकी वस्तुस्थिति समझेगा, क्योंकि आज जो है उतना लोगों के सामने उदाहरण ज्यादा है जितना पहले नहीं थे। जैसे खेती में बर्बादी हुई है, ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, क्योंकि हमारी सभी हैवी इंडस्ट्रीज इस समय ऑब्सोलेट की स्थिति में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है। वहां हम जो उत्पादन करते हैं उसकी कास्ट ज्यादा है, बाहर से कम कीमत पे आयात होता है, तो इसलिए वो ऑब्सोलेट है। हमारी जो उस समय जो मंदिर बताए गए वो दरअसल अब हमारे लिए बोझा हो गए हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई है वो जो यूरोप में ऑब्सोलेट हो जाती है, वो यहां तक कि प्रोडक्ट भी वहां के जो ऑब्सोलेट हो जाते हैं। आप अगर 1996-95 से चलें तो पेजर से लेके हैंडफोन के सेट तक आप अगर निगाह डालेंगे नीचे तक तो लेटेस्ट हमारे यहाँ कुछ नहीं आता, केवल जो वहां डिस्कार्टेड है वो आता है। हमारे यहाँ जो है ये है ना कि पुराना टीवी बेचिए नया लीजिए। हर आदमी जानता है कि अगर पिक्चर ट्यूब सही है तो टीवी का ढक्कन बदल दो, दूसरा लगा दो, वो नया हो जाता है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा ना कि स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी इज नॉट ए टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इज नॉट ए टेक्नोलॉजी एट ऑल। उत्पाद कभी भी तकनीक नहीं होता, वो बनता कैसे है ये तकनीक। ये चीजें अगर हम अपने विद्यार्थियों को समझाएंगे, बताएंगे, गांधी जी को उनके सही परिप्रेक्ष्य में न तो उनका अधिमूल्यन करें, न अवमूल्यन करें, न कम मूल्यन करें। और देश में या तो उनका अधिमूल्यन हुआ है
जितना है उससे ज्यादा बखाना गया, या फिर उनका अमूल्यन हुआ है। और यही कारण है कि युवाओं को अमूल्यन जो है वो बैठ गया, क्योंकि चलता हमारे देखता वही, व्यवहार में वही देखता है खिलाफी चीज, तो वो उसे बैठ जाता है। यही कारण है कि युवा गांधी जी की ओर आकर्षित होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानता। जिनकी जरूरत नहीं है हमें जानने को, उनके बारे में तो वो जान जाता है, हाँ, अपने बारे में नहीं जानते। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये शिक्षा में परिवर्तन और हमारे देश में जो विचार है, अगर वो स्वदेशी का वास्तव में है, तो स्वदेशी केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदने में नहीं है। स्वदेशी का अर्थ होता है अपनी व्यवस्थाओं में स्वदेशीपन लाना। राजनीतिक व्यवस्था पर गांधी जी ने बहुत बड़ा कमेंट कर दिया था ये हिंद स्वराज में, मतलब मैं नहीं समझता उससे कोई गंभीर बात एक अहिंसक आदमी कह सकता है। उन्होंने तो साफ कहा कि ये जो पार्लियामेंट है ये बांझ और वेश्या है। बांझ इसलिए कि आज तक कुछ नहीं निकला, और वेश्या इसलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर हो उसी की होकर रहती है। और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कह रहे हैं मित्र, लेकिन वो आप जब पढ़ेंगे एक पैराग्राफ, क्योंकि वो पुस्तक ही लिखी है डायलॉग्स में, डायलॉग्स फॉर्मेट में प्रश्न पूछता है, और ये पुस्तक लिखी गई है, मैं फिर बता दूं, इस बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी, हिंद स्वराज की, कि हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने तब लिखी जब वो दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न लेकर इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड में वहां हिंसा के द्वारा भारत को आजाद कराने के प्रयास करने वाले, वहां पर उग्रवादी जिनको अंग्रेज कहते थे, वो वर्ग वहां पर था। उसके नेताओं से गांधी जी की खूब लंबी बातचीत हुई है भारत के बारे में, और वो बातचीत से ही उन्होंने प्रश्न बनाए हैं और उसके जवाब दिए हैं। ये जब वापस लौट रहे हैं लंदन से, तो उन्होंने पानी के जहाज में लिखे थे, उसमें वो ये कहते हैं इन सभी को, क्योंकि इनको तो बहुत बड़ा माना जाता था, अर्थशास्त्र को, तो उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों ने लूट के विज्ञान को साइंस का रूप, विज्ञान का रूप देके अर्थशास्त्र बना दिया। ये तो लूट का विज्ञान, और वो है। आप ट्रेड विंड्स का नाम सुना होगा अगर ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ट्रेड विंड्स, उनकी दिशा एक ही रहती है पूरी दुनिया में, इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से ऊपर, वो चलती है अलग दिशा में, उसके ऊपर भी चलती है। लेकिन ये जो ट्रेड इस्तेमाल होता है भारत में, जब उसकी हिंदी की जाती है, तो हिंदी की जाती है व्यापारिक हवाएं। आप ट्रेड की अंग्रेजी की समझ तो लीजिए, अर्थ क्या है उसका, माने एक तरफा बहाव। ये ट्रेड के माने जो है उनके सही अर्थ में एक तरफा बहाव ही है, और हम हमेशा रिसीविंग एंड पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम रॉ मटेरियल बेच के सस्ता और महंगा फिनिश प्रोडक्ट खरीदने के लिए बाध्य हैं। हाँ, तो ऐसी अर्थव्यवस्था तो देश को गरीबी बनाती है। तो युवाओं को गांधी जी का मैं नहीं समझता कोई सही चित्रण हुआ है, इसलिए ये कारण है, मुझे लगता है। बहुत सारे प्रश्न आपने ओपनिंग कमेंट में खड़े कर दिए। मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद कमेटी बनी जिसको कि प्रोस्पेक्टस बनाना था, उसमें डॉक्टर आरसी मजूमदार हिस्टोरियन थे। जी आरसी मजूमदार, तो उनका ये कहना था कि वो हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्री पढ़ानी है हमें बच्चे को, वो पूरी हिस्ट्री पढ़ानी है, मतलब जैसी है वैसी पढ़ानी है। हिस्ट्री का मतलब जैसी है वैसी पढ़ानी। अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना कमेटी से। उन्होंने कमेटी से हुआ है, कलकत्ता चले गए, कलकत्ता जाके वो पढ़ाने लगे, प्रोफेसर हो गए, वो किताबें लिखी रिसर्च की बहुत सारी। कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता फालतू का कि सरकार के चक्कर में मैं काम करता रहूं। तो ऐसे लोग भी रहे हैं हमारे यहाँ। और मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ अभी का। मिनिस्ट्री के अंडर में एनएसटी आती है,
हाँ एनएसटी। तो जी उसमें क्या था कि उसकी जो वेबसाइट थी, तो उसमें जब आप ओपन करेंगे तो कल्पना चावला का पिक्चर सबसे पहले आता था। जी। तो जब मैं एक बार हर्षवर्धन से मिला, डॉक्टर हर्षवर्धन, तो डॉक्टर हाँ हाँ। हर्षवर्धन उस समय साइंस मिनिस्टर थे। जी तो मैंने उनसे कहा कि आपने कल्पना चावला का चित्र क्यों लगाया है? मैंने कहा वो तो जी इंडियन नहीं है, जी वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है। जी। और मैंने कहा, मैंने उनसे साफ साफ बोला, पर्सनल मतलब मेरे मीटिंग के ऑफिस में, तो मैंने जी उनसे साफ साफ बोला कि आप तो कल्पना चावला अगर हिंदुस्तान में होती तो शायद प्राइमरी की टीचर होती और एक बिल्कुल प्रोजेक्ट लेके आपके पास आती, तो आपके वैज्ञानिक मना कर देते उसको काम करने से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे आपके पास आती तो आप मना कर देते। स्थिति हमारे यहाँ ये है। हैं। हम जी जिस स्थिति में जी रहे हैं वहां पे स्थिति जी ये है कि अगर कोई व्यक्ति सही। अच्छा, और एक और एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है। मैं डॉक्टर जी कलाम इलाहाबाद में रहने वाला हूँ, तो इलाहाबाद जी में डॉक्टर कलाम से मिला था। हम 3 लोग जी। मिले थे डॉक्टर। उसमें एक बच्ची थी, परमिशन दी गई थी 3 लोगों को मिलने की। तो एक बच्ची थी, उससे उन्होंने आधे घंटे बात की। हाँ वो रॉकेट साइंस पे काम कर रही थी। तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब जी, ऐसे मैं कह लोग तो रहा बहुत हूँ हाशिए में है ऐसे लोग। तो ये मैं जो लोग हैं। हाँ जी, मैं जी, तो आपसे यही बोलिए। पूछना चाहूंगा कि ऐसे लोग हाशिए में हैं, डॉक्टर कलाम जैसे लोग, जो जी मैं कह एक रहा हूँ। बच्ची 7th क्लास की बच्ची है और उससे आधे घंटे मतलब उस पर बात कर रहे हैं कि आप अगर उपग्रह छोड़ेंगे, सैटेलाइट छोड़ेंगे तो उस पर क्या क्या वर्क ऑन करना पड़ेगा आपको, उस पर हाँ डिस्कशन कर रहे हैं चीजें। और हाँ मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि ये डॉक्टर साहब इतना लंबा बात चीजें कर रहे हैं, जी। हम लोगों को 5 मिनट में निपटा दिया, उससे आधे हाँ, घंटे बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग हमारे यहाँ हैं। ये कलाम साहब की बात बता रहा हूँ आपको। कलाम साहब ने किताब लिखी है इंडिया विजन 2020। उसमें वो लिखते हैं, शुरुआत में ही, बिल्कुल एकदम शुरुआत में है कि एक किसी साइंटिस्ट लोगों की एक पार्टी चल रही थी, तो उसमें वो गए थे। तो जिसमें कलाम जैसे लोग जाएं वहां तो बड़े ही साइंटिस्ट होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे ऐसी पार्टी होगी। तो वहां उन्होंने बातचीत में किसी साइंटिस्ट से कहा कि रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी भारत में सबसे पहले विकसित हुई और यहां से ये टेक्नोलॉजी फ्रांसीसी ले गए, तो ये फ्रांस पहुंची और फ्रांस से ब्रिटिशर्स ने लिया, फिर ये अमेरिका पहुंची। तो उन्होंने माना ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर उन्होंने प्रमाण दिए। तो जैसा होता है उन्होंने कंधे उचकाए ऐसे, बोले होगा। ये एटीट्यूड है कलाम साहब जैसे साइंटिस्ट के साथ, ये एटीट्यूड था, मैं जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। वो तो कलाम साहब का काम इतना जबरदस्त है, वो तो कभी विदेश नहीं गए। कलाम साहब तो पढ़ने के लिए कभी विदेश नहीं गए, रिसर्च के लिए विदेश नहीं गए कभी, और वो इतना बड़ा काम कर सके। हमारे यहाँ का जो युवा है वो अभी भी ये बात नहीं समझ रहा है। कलाम साहब को देख के आप सोचिए कितनी तगड़ी ब्रांडिंग है उसकी। और मैं ये जो यहाँ पे मैं जी यहाँ पे एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूंगा आपकी बात के साथ। जी कलाम साहब ने एक जगह लिखा है, मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था, विंग्स ऑफ फायर शायद। तो जी उसमें जी, उन्होंने विंग्स ऑफ लिखा फायर। है, कलाम साहब ने, जी कि जब जी। मेरे को पद्म भूषण मिला तो जो मेरा मेड था, जो खाना पकाने हाँ वाला मेरा था, जो मेरे साथ हाँ रहता था, हाँ हाँ। उसको जो खुशी हुई वो देख के मैं बहुत दंग रह गया। और शायद अगर मैं ये नासा चला जाता, उनको जो ऑफर जी। मिले थे, मैं अगर नासा चला जाता तो वहां मेरे को कोई अवार्ड मिलने की किसी को कोई खुशी नहीं हुई। कोई खुशी ये नहीं उनके होती। काम यस थे। यस, तो बिल्कुल ये सही है। अपने देश के लिए काम करने का जो, खासकर आज की युवा हाँ पीढ़ी जो विदेश जा जी रही है और जी वहां जी। जाकर के वो मार्केटिंग करती है, वहां जाकर आप हम्म यहाँ इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और वहां जाकर मार्केटिंग करते हैं। हम्म। मैं बहुत सारे लोग, ऐसे लोगों को जानता हूँ, जी डॉक्टर है वो बिल्कुल 2nd क्लास में आते हैं, और वहां के बिल्कुल। जो लोग हैं, युवा हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो काम करते हैं, वो अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो कहीं जी ना कहीं हम पीछे हो रहे हैं। तो अगर नहीं, वो ब्रेन अपने, हमारी सरकारें उस ब्रेन को, आज हम 75 साल में पहुंचने जा रहे हैं। आप धीरे जी धीरे परिपक्व होते जा रहे हैं। मैं मानूंगा कि आप धीरे धीरे परिपक्व होना चाहिए आपको एज ए जी। डेमोक्रेट। तो यस। ये बताइए कि ये चीज
आज के युवा को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? नहीं, बिल्कुल समझना चाहिए। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि ये हमारे जैसे सुंदरलाल बहुगुणा की किताब है, सुंदरलाल जी की किताब है हिस्ट्री की, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास हिस्ट्री, वो किताब कोई नहीं पढ़ता, किसी सिलेबस में नहीं चलती, वो किसी यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया किताब है भारत के बारे में, लेकिन जो मिथक गढ़े गए हैं वो दूर होते। दूसरा, कलाम साहब जैसा उदाहरण, इसको एक्सेप्शंस कह दिया जाता है। ऐसे लोग जो जो होंगे, ब्यूरोक्रेसी में होंगे या लीडरशिप होगी, पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी होगी जो देशज होगी, उसको तो साइड लाइन किया जाएगा। ये अपने जैसे नहीं है। ये हमारे यहां हर लेवल पे होता है। आप काम नहीं कर सकते, ये परिस्थितियां बना दी जाती हैं। अगर जो अधिकारी जनता के बीच रह के काम करने की कोशिश करने लगता है, वो, मेरा दावा है, वो टिक नहीं पाएगा कहीं। क्योंकि वो जो पूरा और जो सिस्टम है, क्योंकि वो तो एक पुर्जा मात्र है बड़े सिस्टम का, बड़ी मशीनरी का एक पुर्जा है, पुर्जा बदल नहीं सकता मशीन को। ये जो मूल तैयार कर रहे हैं हम, जो माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, उसके सामने जो सपना रख रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिनमें बहुत क्षमता थी। अगर इन्हें अनुकूल वातावरण मिला होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। अभी तो वो इतना लड़ने भिड़ने में ही ताकत भिड़ा दी उन्होंने। ये जो लड़ने भिड़ने में शक्ति हमारी चली जाती है, जैसे वो मंगलयान जाने में, जो मंगल पे यान गया, हमारे जिन वैज्ञानिकों ने भेजा, वो तो बधाई का पात्र हुए जब वो चला गया, लेकिन जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, उसको फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बंद कर दो, नहीं होगा, कोई नहीं कर पाया, तुम कैसे करोगे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, जुनून था उनको। हमारे यहां ऐसे लोगों को फिर आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि जमे जमाए लोगों को दिक्कत होती है। एकेडमिक्स में तो ये इतना है कि पूछिए मत, आपकी रिसर्च कंप्लीट नहीं होगी अगर आप कोई अलग सा सब्जेक्ट ले लें। हाँ, मैं गांधी जी के इकोनॉमिक्स पे पीएचडी पूरी नहीं कर पाया। हाँ, मुझसे यही कहा गया बार बार, पीएचडी के लिए जो है आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें डेटा कलेक्शन हो और कर करा के दे दीजिए, वो हो जाएगा। आप कहां थ्योरेटिकल थ्योरी के क्रिएशन में जुटे हैं? नो, ये है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये जो लोग हमारे यहां निकल आते हैं किसी तरह से, अब धर्मपाल जी बड़े हिस्टोरियन हुए, उनकी फाइंडिंग्स जो है वो पाथ ब्रेकिंग है, भारत के बारे में बदल देती है दृष्टि। मतलब ये 1750 के से लेकर बादी के बीच का काम, अंग्रेजों के पीरियड का काम है उनका, जो उन्होंने अंग्रेजों के दस्तावेजों को ही कलेक्ट करके निकाला है। अब वो स्टेब्लिश्ड जो मान्यताएं उन्हें दूर करता है। इवन वो रहे बोर्ड में, जो हिस्ट्री का बोर्ड बनता है, क्या कहते हैं उसको, HC कुछ नाम है, हिस्टोरिकल कुछ करके है, इरफान हबीब साहब उसके चेयरमैन हैं, थे पहले, उस समय तो थे जब वो थे उसके मेंबर, लेकिन एक भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होने दिया वहां। आखिर में माप्सा गोवा है, उसने बुक फॉर्मेट में पब्लिश किए, उस पर काम तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उन्होंने ये मिथक तोड़ दिया कि भारत में शिक्षा नहीं थी, अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा बढ़ी है। उन्होंने साबित कर दिया 1850 तक भारत में जबरदस्त शिक्षा थी। उसकी स्टडीज हैं बाकायदा, अंग्रेजों की हुई स्टडीज, क्योंकि वो तो जहां रहते हैं वहां बहुत महीनी से अध्ययन करते हैं उस समाज का। ये तो वो तो यहां 1300 से आना शुरू हो गए थे, उनकी स्टडीज चालू थी। ये हम लोग समझ ही नहीं पाए, उन्होंने समाज का गहराई से अध्ययन कर लिया। हमारे बारे में वो शायद हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे ज्यादा जानते थे, क्योंकि हम तो अंग्रेजी वालों के ही पढ़ने के चक्कर में पड़े रहे। तो ये जो हुआ उसमें तो इनको बैठता नहीं था, इनकी थ्योरी में नहीं बैठता वो कि भारत में शिक्षा पहले से थी और जबरदस्त थी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एवरीथिंग वाज देयर, बट इन नामों से नहीं था। अब अगर ऑक्सीजन को आप कुछ और कहते हैं तो साहब वो साइंटिफिक नहीं है। समस्या तो यहां है, ऑक्सीजन तो नहीं बदलेगी ना दुनिया में कहीं, तो वही रहेगी, मनुष्य के लिए जरूरी है वो वही रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह के लोग भारत में तब भी थे, अब भी हैं। मैं तो मुख्य बात यह कह रहा हूं कि गांधी जी इस दिशा को आगे बढ़ाना चाहते थे,
वो पश्चिमी सभ्यता के बरक्स इसीलिए भारतीय सभ्यता को रखते हैं कि ये हर तरह से श्रेष्ठ है। भारत उन्नत खेती 10,000 साल से करता आ रहा है। वो इसलिए खेती योग्य जमीन बनी रही क्योंकि ये खेती से पोषण करता था, उसका शोषण नहीं करता। मां का दूध पिया जाता है, मां का खून नहीं पिया जाता। और ये सभ्यता जो राक्षसी है वो खून पीती है, हर चीज का, पानी का। आप बड़े कारखाने वाले शहर देख लीजिए, पानी के किनारे हैं, नदियों को चौपट करके रखा हुआ है, अभी भी सबसे ज्यादा पानी चाहिए उनको, सबसे ज्यादा धुआं फैलाते हैं वो, सबसे ज्यादा मजदूरों का शोषण करते हैं वो, सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में मजदूर वहीं रहते हैं। खेती वाला मजदूर तो दयनीय स्थिति में नहीं रहता। और ये जो देखता है आदमी, यहां अंग्रेज जो देखता है, औरंगजेब के जमाने में जाके रिपोर्ट करता है ब्रिटिश वहां के लोगों को, वो कहता है, जब जहांगीर के समय आया वो देख रहा है तो कहता है राजा के दरबार के लोगों की पोशाक और आम लोगों की पोशाक में कोई खास फर्क नहीं है, केवल ये है कि दरबार के लोगों की पोशाक थोड़ा ज्यादा साफ है, उजली है। अब जहांगीर को कहता है कि वो घी, मतलब वो गरम गरम खिचड़ी और घी खाता है, ये उसका पसंदीदा भोजन है। अब ये खिचड़ी तो हमारे यहां गरीब से गरीब आदमी भी खाता है, खाने में, पहनने में, रहने में, मतलब कोई भेद नहीं है। बहुत पैसे का होगा तो वो होता है, लेकिन वो उसका भद्दा प्रदर्शन नहीं था, लोगों में कटुता नहीं थी। आज भी मनुष्य शांति से रहना चाहता है, सुविधा नहीं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है। शरीर को आराम नहीं, आरामदायक जीवन चाहता है। इन मूल्यों में तो कोई, इन जरूरतों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर ये समझेंगे तभी हम गांधी जी को कायदे से समझ पाएंगे। गांधी जी का, आज गांधी जी मतलब यूरोप वगैरह में जहां से हम ज्यादा सीखते हैं, वहां से कम यही सीख लें कि उनके यहां जब कोई महापुरुष चला जाता है तो 10 साल में उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है तय करके छोड़ दिया जाता है। हमारे देश में गांधी जी को गए इतने साल हो गए, आज तक मतलब 80-90 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे 90 साल के करीब, और आज तक हम ये नहीं तय कर पाए हैं कि हमें गांधी जी का क्या लेना है क्या नहीं लेना। अच्छा छोड़ ही दो ना, वो गले की हड्डी की तरह फंसे हुए हैं, तो उनका नाम रखते रहना, काम नहीं करना, काम से खिलाफ कर, ये तो गांधी जी को गाली देने के बराबर है। आप ये तो घोषणा करो कि गांधी जी अप्रासंगिक हैं, खत्म। क्योंकि आज भी हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस में या और कहीं अगर डिबेट होगी, सेमिनार होगा, तो बड़ा भद्दा सा विषय रखा जाता है, गांधी जी की प्रासंगिकता। कितना बेहुदा मजाक है गांधी जी के। तो मैं ये कहना चाहता हूं, युवाओं के सामने क्या चित्र बनेगा? अहिंसा केवल किसी को, मतलब शाकाहारी होना या पशुओं के खिलाफ हिंसा नहीं करना, दूसरे आदमी को नहीं मारना, इतना ही नहीं है। हिंसा तो अपने मूल रूप में यह है कि प्रकृति के भी प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना, सबके प्रति प्रेम पूर्व व्यवहार करना। यहां तो प्रकृति को जीतने का ही लक्ष्य लेके चल रहे हैं। भाई एसी इसीलिए तो बनाया कि ठंड में मर ना जाए, रहेंगे वहीं, मरे ना। तो उन्होंने जब बेचना था इसको, सस्ता कैसे पड़े, जब ज्यादा बने, स्केल का सवाल है, तो यहां बना के बेच दिया, गर्मी से बचाएगा आपको। और हम और मिडिल ईस्ट वाले लगे हैं इस धंधे में, हमें साथ ठंडा चाहिए, ठंडा, तो कंबल ओढ़ के सोएंगे लेकिन एसी जरूर चलाएंगे, हमने कसम खा रखी है। हाँ, प्रकृति के साथ नहीं रहेंगे, प्रकृति से जितना दूर हो। हम टॉयलेट जरूर बनाएंगे कमरे के अंदर, ये हम कभी सोचते नहीं कि वहां तो जा नहीं सकते बाबा, घर से दूर। बाहर तो मास्को जैसे शहर में -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, कैसे जाएंगे? जहां एक फसल हो सकती है वो विकसित देश हो जाएंगे, साल में एक फसल होती है। जहां 3-3 फसलें होती हैं वो देश गरीबी रहेगा। जहां टैलेंट आयात करना पड़ता है
लोग आयात करने पड़ते हैं, उनके लोग काम नहीं करते, आराम से रहते हैं, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो लिख के देना पड़ता है कंपनी को कि इतना एजुकेटेड आदमी इतनी तनख्वाह पर काम करने को तैयार नहीं है, तभी किसी विदेशी को नौकरी मिल सकती है। ये तो हम नहीं समझते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वास्तविकता अपने देश के लोगों के सामने रखनी चाहिए। हमें गांधी जी का सही मूल्यांकन करके उनका सही मूल्यांकन करें, भावना के साथ करें, और फिर नहीं लगता है कि ये चीजें हमारे लिए ठीक हैं, अब उन्हें छोड़ दें, और जो ले सकते हैं उन्हें ले लें और आगे बढ़ें। ये तो कर सकते हैं ना। अगर कुछ नहीं पसंद आता है तो कह दें भाई कि अब वो खत्म, प्रणाम, छोड़। मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हैं। हाँ, एक और प्रश्न उठता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद 91 के बाद जी 1991 के बाद जी एक नवधनाढ्य वर्ग उभर के आया जी आईटी के कारण जी। तो उसने कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया गांधी जैसे व्यक्ति। हाँ हाँ तो स्वदेशी की बात करते हाँ हैं, हाँ, मैं क्योंकि उनका तो पूरा काम विदेश पे आधारित था। जी जी इससे जी। आप कितना? देखिए क्या है, मैं तो ये मानता हूं कि जिसने आईआईटी नहीं भी की है, जो इस शिक्षा व्यवस्था में आता है, भले उसका माध्यम हिंदी हो, स्थानीय भाषा हो, तमिल पढ़े, तेलुगु पढ़े, कुछ भी पढ़े, क्योंकि कंटेंट ऐसा है। आईटी की बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर। आईटी तो है ही वहीं का, यहाँ तो कुछ आईटी का है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो केवल प्रोडक्ट है या स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है। तो स्वाभाविक है कि उसको जो भी मजदूरी का भी काम अगर करना है आईटी सेक्टर में, तो बाहर ही जाना पड़ेगा, और पैसा वो वहां के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जब वो रुपीज में कन्वर्ट होता है तभी वो ज्यादा दिखता है यहाँ। अब 1 लाख को 1 लाख रुपए को आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए पर मंथ, और अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लीजिए, तो हमारे यहाँ के रिक्शे वाले की बराबर तनख्वाह आएगी, वहां का जो रिक्शा वाला होगा। ये हाल है हमारा। हम ये नहीं समझते कि आप कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ के 1 लाख हो जाता है। अब ये मजदूरी करने जाते हैं, मैं तो यहाँ देखता हूँ अपने यहाँ, हमारे यहाँ तो जमीन बेच के जाने वाले लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं। मतलब वो यहाँ तक कि कुछ बताते नहीं है, लौट के अपने लोगों को नहीं बताते, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है गांव में आए, हाँ भाई कहाँ से आ रहे हैं, सब फलानी जगह से, मिडिल ईस्ट का कोई भी कंट्री हो, ये पश्चिम एशिया का, मिडिल ईस्ट का, कहीं से भी आए हो, कुछ वो नहीं बताएगा। लेकिन जब बहुत होगा तब वो खुलता है। मेरा सारा तो ही गया था, 5 साल वहां रहा, मुझे मालूम है पोजीशन क्या है, ये बताती नहीं कोई। जो अमेरिका वाले यहाँ लौट के कोई नहीं बताता वहां क्या दशा होती है साहब। भाई आप मुझे बताइए, इंग्लैंड वगैरह में तो कानून है ना कि आप रोज कपड़े नहीं धो सकते, फैला नहीं सकते। अमेरिका में तो कानून है, अपने घर का लान आपका पैसा होना चाहिए, आप नहीं मेंटेन करेंगे तो सरकारी गाड़ी आएगी, नगर पालिका की वो कर देगी, बिल आपके हो गई, या तो बनाओ ना। हमारे साथ अभी थे मिश्रा जी, राम गांधी के चिंतक, और वो बता रहे थे कि देश में गांधी को वापस विचारधारा को, गांधी की विचारधारा को कैसे वापस लाया जाए। आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, दोनों सादगी की प्रतिमूर्ति थे, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। मिश्रा जी वापस जुड़ रहे हैं हमसे, हम देखते हैं कि जुड़ सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन और कर लेंगे। हेलो 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 जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, आपका वीडियो नहीं आ रहा। हेलो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा आपका, वीडियो आपका वीडियो यहाँ से नहीं आ रहा है।
आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो इस को कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। 1 घंटे हो चुके हैं। बड़ा ही मजा आया मिश्रा जी की बात करके। आज के युवाओं को गांधी और शास्त्री के मार्ग पर चलना चाहिए और आगे अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और इसके लिए सरकारों में, सिस्टम में भी परिवर्तन की आवश्यकता